10% मुसलमानों ने मचाई तबाही, 24 घंटे जल रहा है फ्रांस। मुस्लिम शरणार्थियों पर बोला यूरोप, अब नहीं ले सकते चांस। दुकानें जला दी, गाड़ियां फूंक दी, तेल के टैंकर लेकर भागे। कहां से आए ये कट्टरपंथी, पुलिस ने घुटने टेक दिए जिनके आगे। मुस्लिम देशों की साजिश, इस्लामिक यूरोप का प्लान, बेल्जियम स्विट्जरलैंड की उड़ी नींद, कट्टरपंथी ब्रिगेड से दुनिया परेशान। एनआरसी नहीं लागू किया तो मुश्किल में पड़ेगा हिंदुस्तान। फ्रांस दंगे का रोहिंग्या कनेक्शन, रहना होगा सावधान। 6 करोड़ 70 लाख की आबादी वाला यूरोप का एक शांति प्रिय देश शांति प्रिय समुदाय की चपेट में है। दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से एक फ्रांस की राजधानी पेरिस में कोहराम मचा हुआ है। फ्रांस के कई शहर 27 जून से लगातार जल रहे हैं और वजह है एक 17 साल के अल्जीरियाई मुस्लिम शरणार्थी की मौत। इस एक मौत के बाद मचे बवाल ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया है। वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि 27 जून को नाहिल मरजूक के साथ क्या हुआ था, लेकिन सबसे पहले बात यूरोप में मची बर्बादी पर। दंगाइयों ने 500 से ज्यादा इमारतों में आग लगा दी, 2000 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी, 3000 से ज्यादा दुकानों में तोड़फोड़, पेट्रोल पंपों पर लूट, मार्सिले शहर की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी राख कर दी गई। और इस सब की वजह है पुलिस की गोली से मारे गए नाहिल की अरबी पहचान, क्योंकि इसी वजह से ही इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम शरणार्थी दंगे में शामिल हो रहे हैं और जो भी सामने आ रहा है ओला उबर के नारे लगाकर उसे आग के हवाले कर रहे हैं। कट्टरपंथ की आग अब सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं है। इस आग में फ्रांस के सीमा से लगे स्विट्जरलैंड और बेल्जियम भी जलने लगे हैं। यूरोप से आ रही तस्वीरों को देखकर सबके मन में एक ही सवाल है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगाने। ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स में इसे फ्रांस सरकार की भेदभाव वाली नीति के खिलाफ आक्रोश बताया जा रहा है, लेकिन जो आंकड़ा हम आपको दिखाने वाले हैं इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि यूरोप में फैली कट्टरपंथ की आग सीधे शांति दूतों से जुड़ी है। पिछले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी देशों से बड़ी संख्या में मुस्लिम शरणार्थी यूरोप पहुंचे। मुस्लिम युवाओं ने खुद को पलायन पीड़ित बताकर यूरोपीय देशों में शरण मांगी। 2010 से 2016 के बीच वैध तरीके से 25 लाख मुसलमान यूरोप पहुंचे। अभी पूरे यूरोप में करीब 5% मुस्लिम आबादी है और 2050 तक डबल से भी ज्यादा ग्रोथ का अनुमान है। फ्रांस में करीब 60 लाख मुस्लिम आबादी है और ये हर साल 17% की दर से बढ़ रही है। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है कि फ्रांस में आग लगाने वाले सारे लोग एक ही धर्म के हैं या नहीं, तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फ्रांस की कुल आबादी 6 करोड़ 70 लाख है, जिसमें 10% यानी करीब 60 लाख मुस्लिम हैं। फ्रांस में सबसे ज्यादा लोग अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को से आते हैं। इन तीनों देशों की कुल आबादी करीब 9.5 करोड़ है। यहाँ से यूरोपीय देशों के लिए बड़ी संख्या में पलायन होता है। इन तीनों मुस्लिम देशों में 99% सुन्नी मुसलमान रहते हैं और फ्रांस के इन ताजा दंगों का इन्हीं तीनों देशों से सीधा कनेक्शन है। दरअसल पुलिस की गोली से मारे गए नाहेल की मां अल्जीरियाई हैं और पिता मोरक्को के हैं। 27 जून को नाहेल मरजूक नाम का ये लड़का मर्सिडीज में सवार था। पुलिस चेक पोस्ट पर उसे रोका गया। पुलिस का कहना है कि वो कई चेक पोस्ट पर नहीं रुका और आगे जाकर ट्रैफिक की वजह से उसे गाड़ी रोकनी पड़ी। तब तक बाइक के साथ 2 पुलिस अफसर पहुंच गए और बंदूक तान दी। नाहेल मरजूक को गाड़ी बंद करने को कहा गया, लेकिन उसने कार भगाने की कोशिश की। इतने में पुलिस वाले ने गोली चला दी और नाहेल से ब्रेक छूट गया। कार एक्सीलरेट हो गई। कुछ मीटर की दूरी पर रोड बैरिकेड से टकरा गई और गोली से घायल नाहेल की मौत हो गई। पुलिस पर नस्ल भेद के आरोप लगे। आरोपी अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसके बाद भी फ्रांस लगातार जल रहा है। दरअसल नाहेल की मां के एक बयान ने इस आग में घी डालने का काम किया। इन्होंने कहा कि अरबी पहचान की वजह से मेरे छोटे से बच्चे को मार डाला। पुलिस अफसर अरबी पहचान देखते ही उसकी जान लेना चाहता था, जबकि ये बात किसी को हजम नहीं हो रही कि नाहेल को फ्रांस पुलिस ने देखा और देखते ही बिना किसी वजह गोली मार दी। सच्चाई ये है कि नाहेल मरजूक पहले से ही पुलिस के रडार पर था। 2022 में पुलिस ने नाहेल की 5 बार जांच की थी। रेयर फाउंडेशन की रिसर्च जर्नलिस्ट एमी मैक का कहना है कि नाहेल का आपराधिक रिकॉर्ड था। करीब 15 क्रिमिनल मामलों में उसका नाम था। ड्रग्स तस्करी को लेकर पुलिस को उस पर गहरा शक था। पुलिस उसको संदिग्ध मान रही थी, इसलिए पुलिस वाले उसे पहले से ही जानते थे। लेकिन हमेशा की तरह विक्टिम कार्ड खेला गया और यूरोपीय देशों ने जिन्हें कभी शरण दी थी वो सभी इकट्ठा होकर जगह जगह आग लगाने लगे। कई यूरोपीय देशों में ये लड़ाई अब ईसाई वर्सेस इस्लाम की हो चली है,
क्योंकि ये घटनाएं बार बार होने लगी हैं। पिछली बार दिसंबर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस से मोरक्को की हार हुई तो इन्हीं कट्टरपंथियों ने फ्रांस के कई शहरों में आग लगाई। उससे पहले 2022 के अगस्त और सितंबर के महीने में एशिया कप में भारत ने जब पाकिस्तान को हराया तो इंग्लैंड के लेस्टर में 20 दिनों तक हिंसा होती रही। ब्रिटिश मीडिया ने इसे हिंदुत्ववादी संगठनों से जोड़ने की कोशिश की, भारत की छवि बिगाड़ने की साजिश रची गई। भारत ने इस पश्चिमी प्रोपेगेंडा का करारा जवाब दिया, लेकिन भारत के अंदर कुछ चैलेंज ऐसे हैं जिन्हें लेकर हम गंभीर नहीं हैं। और पश्चिम से आई इन तस्वीरों को देखकर भी हम नहीं जागे तो आगे मुश्किल बढ़ने वाली है। तो सवाल यह है कि यूरोप में भड़के इन दंगों से भारत को क्या सबक लेने चाहिए। सबसे पहले राहत कैंप में मौजूद 40,000 रोहिंग्याओं को तत्काल वापस भेजा जाए। लाखों बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। CAA और NRC को पूरे देश में सख्ती से लागू किया जाए। UCC और जनसंख्या कानून पर सरकार गंभीरता दिखाए, क्योंकि ये नमक हराम देश को दीमक की तरह खोखला बना रहे हैं। इसे आसान तरीके से जानने के लिए हमें यूरोप की चुनौती को और करीब से देखना होगा और इस रेफ्यूजी जिहाद मॉडल को समझना होगा। यूरोप में पहले ये घुसपैठिए शरणार्थी के रूप में घुसे, कुछ ने शरण मांगी, कुछ काम के नाम पर आए, वैधता खत्म होने के बाद भी उसी देश में रुके, कुछ को सरकारी एजेंसियों ने मान्यता दे दी, कुछ फर्जी दस्तावेज बनवाकर रहने लगे। देखते ही देखते एक ऐसा ग्रुप खड़ा हो गया जो सरकारी एक्शन के खिलाफ अराजकता फैलाने लगा, सरकार को अत्याचारी बताकर विक्टिम कार्ड खेलने लगा और फिर देश की राजनीति में हिस्सेदारी मांगने लगा। दहशत फैलाकर इतना ताकतवर हो गया कि इस्लामिक देशों के सहारे वहां के कानून में भी दखल देने लगा। लेकिन यूरोप की ये कहानी सिर्फ ट्रेलर है, भारत की पिक्चर और डरावनी है, क्योंकि यहाँ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और कई राजनीतिक पार्टियां इस वोट बैंक की गुलाम हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हर चुनौती का हल निकल जाएगा जिस दिन हिंदू समाज एक हो जाएगा। साथियों, ये वीडियो पूरी तरह फैक्ट पर आधारित है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये मंच अधूरा है। आते रहिए। जय श्री राम।